Welcome to Get Academy Plus. So today we are going to start with a new topic of transformer, that is voltage regulation. The word voltage regulation itself plays an important role while figuring out the performance parameters of the transformer. Performance parameters of the transformer are nothing but voltage regulation, efficiency, losses and different things which are related to the performance of the transformer. If the voltage regulation is better, it means the voltage drop which is occurring in the winding of the transformer, if it is very less, it means the voltage regulation is better, and if the voltage drop is more, it means the voltage regulation is poor. Voltage regulation is poor, it means the drop occurring in the winding is going to be more and the voltage which you are obtaining, which you are getting at the output side, it is not that much as per the requirement. It means in order to limit the voltage regulation, what are the different things which must be taken into consideration? What can be the condition of power factor for which the voltage regulation will be 0? What can be the conditions of the power factor for which the voltage regulation will be maximum? So there are different types of things, there are different parameters which one must know when we will deal with the voltage regulation. तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अपन जितना भी पढ़ेंगे, जैसा भी पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो अपन को एक बात पता होनी चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है. जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर के केस में जब अपन उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग होता है. यही अब जब ट्रांसमिशन लाइन के केस में पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, तब थोड़ा अलग होता है. दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है. नो लोड वोल्टेज क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज क्या होता है, दोनों के बीच में जो ड्रॉप ऑकर होता है उसको अपन वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं. तो बेसिकली इसका पूरा जो आज एनालिसिस है आज अपन देखने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अभी वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर की. तो वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर जो होता है ना, बेसिकली उसका फॉर्मूला और जो ट्रांसमिशन लाइन में जो अपन वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग होता है. वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है. वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज, क्या बोल रहा हूं मैं, नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज, या उसको ऐसा भी बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज एट एनी लोड. क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज एट एनी लोड, ऐसा भी बोला जाता है उसको, माइनस टर्मिनल वोल्टेज एट एनी लोड. ठीक है, डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज, डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100% वोल्टेज रेगुलेशन. तो बेसिकली इसका मतलब क्या, दो कंडीशन आपको देखनी, जब मैं लोड को कनेक्ट करूंगा तब और जब मैं लोड को डिस्कनेक्ट करूंगा तब. इन दोनों कंडीशन में जो वोल्टेज में ड्रॉप जो होगा, मतलब मैं पहले उल्टा बोल दिया, जब मैं लोड को कनेक्ट नहीं करूंगा तब जो वोल्टेज आएगा सेकेंडरी पे लोड टर्मिनल पे, तब का वोल्टेज, और जब मैं लोड को कनेक्ट करूंगा तब जो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा टर्मिनल पे, वो वाला वोल्टेज. इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ना, दैट ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन. दैट ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन. और आई कैन डिफाइन इट एज द वोल्टेज ड्रॉप, और मैं कह सकता हूं उसको कि चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट लोड टर्मिनल इज कॉल्ड एज द वोल्टेज रेगुलेशन. और अपन जब उसको परसेंटेज मतलब जब चेंज देखना चाहते हैं तो उसको अपन लेते किसके साथ, नो लोड वोल्टेज के साथ में लेते हैं उसको. तो बेसिकली क्या है ना, वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन. जब नो लोड पे जब आप उसके सेकेंडरी के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करोगे तब जो वोल्टेज आएगी वो वाली वोल्टेज, और जब लोड को कनेक्ट करेंगे तब जो उसके अक्रॉस में लोड पे जो वोल्टेज आएंगी वो वाली वोल्टेज. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, दैट डिफरेंस इन वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना कि नो लोड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज एट एनी लोड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दी नो लोड एंड फुल लोड कंडीशन. फुल लोड तो नहीं कह सकता हूं मैं, कोई भी लोड कह सकता हूं मैं, आइदर इट में बी फुल लोड, रेटेड लोड, इट में बी 1/2, 50% लोडिंग, एनी काइंड ऑफ लोडिंग मेड बी देयर. तो बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपन को इसमें अच्छे से याद रखना है कि नो लोड और फुल एनी काइंड ऑफ लोड, लोडेड और नो लोडेड, या नो लोड लोड
ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इन वोल्टेज आएगा दैट इज दी वोल्टेज रेगुलेशन। तो जब वोल्टेज रेगुलेशन की बात इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर जब आप बोलते हो तब थोड़ा डिफरेंस होता है, और जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हो तब थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस का जो मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होगा उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग द टर्म नो लोड वोल्टेज। जब मैं ट्रांसमिशन लाइन का बताऊंगा तब देखना जो उसमें अलग आ जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा ना दैट विल बी द फुल लोड वोल्टेज, दैट विल बी व्हाट, फुल लोड वोल्टेज। इसका मतलब क्या, वहां पे जो आप टर्मिनल, वहां पे जो आप वोल्टेज रेगुलेशन देखने वाले हो गए दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फुल लोड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में फिलहाल मैं तुम्हें बस उसको इतना ही लिख देता हूँ, चाहे तो उसके वैल्यूज भी लिख देता हूँ, मैं इसको सब कुछ समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, सारी चीजें समझाऊंगा इसमें बहुत सारी। ठीक है, दिस विल बी E2 नो लोड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज V2 डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाऊंगा मैं, and this will be the reactive component of the transformer. Magnetizing reactance, reactive component JXM, this is RC, this is JX2, this is R2, this is going to be primary of the transformer. ठीक है, similarly this is going to be secondary of the transformer. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे होगा ये होगा मेरे पास केस 1 के लिए। ये मेरे पहले मैं बस उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बना, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इसमें जो पैरामीटर्स है यहाँ पे मैं सप्लाई कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आर, ये कैसे x2 x1 हो सकता है यार, दिस इज R1, दिस इज JX1, दिस इज R2, दिस इज JX2। सॉरी मैं यहाँ पे R2 X2 लिख दिया था, एक्चुअली प्राइमरी वाइंडिंग ऑब्वियस है, दिस पैरामीटर विल बी R1 एंड X1। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या किया हूँ, मैं उसमें दो केसेस कंसिडर करूंगा। कैसे कैसे, मैं उसमें पहला केस ऐसा कंसिडर करूंगा कि जब मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट करूंगा तब लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही, वो वाली वोल्टेज, और जब मैं लोड नहीं कनेक्ट करूंगा वो कंडीशन की, जिस कंडीशन में लोड कनेक्ट नहीं किया है तो उस टाइम पे ये जो टर्मिनल है लोड टर्मिनल, वहां पे जो वोल्टेज आएगी वो वाले वोल्टेज, दोनों वोल्टेजेस मुझे देखने हैं, दोनों के बीच में मुझे कितना डिफरेंस आ रहा है ये देखना है। जो डिफरेंस आएगा ना दैट डिफरेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप, और ये वोल्टेज ड्रॉप ही रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। जितना ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन, जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा, जितना कम वो ड्रॉप होगा उतना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। समझ में आ रही बात? तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा ना इस वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर ही डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि सपोज मैं दो केसेस उसमें कंसिडर करता हूं, क्या केस 1 में कंसिडर कर रहा हूं, क्या कंसिडर करो, केस 1 कंसिडर कर रहा हूं, और केस 1 होगा मेरा नो लोड कंडीशन। क्या होगा, नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन मतलब क्या, जब मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं करूंगा तब जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज का एनालिसिस करना है, उसको मैं बोलूंगा नो लोड कंडीशन। और जब दूसरा कंडीशन में कंसिडर करूंगा, उस कंडीशन में जब मैं लोड कनेक्ट करूंगा तो वो वाला कंडीशन दैट विल बी ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, सो केस 1 इज द नो लोड कंडीशन, केस 1 इज द नो लोड कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे अपन। नो लोड कंडीशन पे देखिए ये वाला जो ट्रांसफार्मर है आपके पास, ये किस तरीके से आने वाला है। इस ट्रांसफार्मर का अगर अपन को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लूंगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसी सर्किट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निकालूंगा, और मैं देखूंगा कि नो लोड कंडीशन पे मेरा जो सर्किट आएगा वो किस तरीके से आएगा।
ठीक है। This analysis is going to be for no load condition. अब ये देखिए, और ये लोड यहाँ पे कनेक्ट किया होता है। अब नो लोड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि लोड कनेक्टेड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये वाला होगा मेरे पास ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड कंडीशन. So this will be R1, this will be JX1, this is the core loss component of core, this is core loss resistance, this is JXM, this is R2 and this is what? JX2 and this is my load. दिस इज माई वॉट लोड. अब एक सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है कि जब मैं लोड की बात कर रहा हूँ, लोड में कैसे बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि नो लोड कंडीशन है. कंडीशन कैसा है मेरे पास? नो लोड कंडीशन है. अगर मेरे पास जो कंडीशन है अगर वो नो लोड है तो ऑब्वियस है कि लोड में जो करंट जाएगा भाई वो कितना जाएगा? 0 एम्पियर करंट जाएगा. और नो लोड कंडीशन में देखिए लोड कनेक्टेड नहीं है. लोड कनेक्टेड नहीं तो सर्किट कैसा? इनकम्प्लीट है. सर्किट कैसा? इनकम्प्लीट है. सर्किट अगर इनकम्प्लीट है और यहाँ से करंट आ रही तो करंट क्या कर जाएगी? 0 करंट फ्लो होगी क्योंकि सर्किट ओपन सर्किट है. ऑब्वियसली करंट कितना होगा? 0 एम्पियर. तो यहाँ से कितने करंट आएगा? 0 एम्पियर करंट आएगा. कितने एम्पियर करंट आ गए? 0 एम्पियर करंट आ जाएगी. समझ में आ रही बात? अगर 0 एम्पियर करंट आ रही है तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है E1, तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? E2. इसका वैल्यू कितना होगा भाई? E2 होगा. और E2 ये जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू से देखिए मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यही तो मेरे पास लोड के अक्रॉस की टर्मिनल जो बनती है वो क्या बनती है? टर्मिनल लोड के अक्रॉस की जो वोल्टेज बनती है V2, दिस वोल्टेज V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? वोल्टेज E2. इसके लिए क्योंकि जो यहाँ से जो करंट आ रही है मेरे पास सेकेंडरी में जो करंट आ रही है उसका वैल्यू कितना? 0 एम्पियर. अगर 0 एम्पियर है तो I2 इंटू R2 जो बनेगा 0 वोल्ट होगा. सिमिलरली I2 इंटू X2 जो बनेगा उसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा दैट ड्रॉप विल आल्सो बी 0. क्यों? क्योंकि करंट 0 इसकी वजह से. अगर करंट 0 है तो मुझे एक बात बोलो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पे सेकेंडरी का, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस V2, दिस बोथ आर गोइंग टू बी द सेम वन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट करंट इन द सर्किट इज 0 एम्पियर. करंट इन द सर्किट इज 0 बिकॉज सर्किट इज ओपन सर्किटेड. क्या है? ओपन सर्किटेड है. इतना समझ में आ गया? ठीक है. तो यहाँ से एक बात देखिए, आपको जो पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है? जो भी पता चल रहा है आपके पास वो कैसे पता चल रहा है कि E2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? V2. E2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? V2. एक बात पता चली? बिल्कुल सही है. अब देखिए होगा क्या, जो मैं बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी. देखिए इसमें कितनी करंट जा रही है? 0 एम्पियर करंट जा रही है. करंट कितनी जा रही है? 0 एम्पियर. इसका मतलब अगर इधर 0 एम्पियर आ रही है तो इधर कितनी आएगी? 0 एम्पियर करंट आएगी. इधर कितनी आएगी? 0 एम्पियर करंट आएगी. क्या आएगी? करंट 0 एम्पियर आएगी. लेकिन सर अगर ठीक है ना, आप ऐसा बोल रहे कि 0 एम्पियर करंट आएगी तो इधर भी कुछ करंट नहीं आएगी क्या? इसका मतलब यहाँ से भी कुछ करंट नहीं आएगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि यार देखिए ना, इसमें तो आपको एक सर्किट तो कंप्लीट नजर आ ही रहा है ना. देखिए इसमें देख सकते हो आप कि इसमें अगर देखा जाए तो जो करंट आ रही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आप एक, तो देखिए यहाँ से जो करंट आएगी उस करंट का वैल्यू 0 होगा. बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि देखिए ना यहाँ से एक पाथ आपको कंप्लीट नजर आ रहा है. मैं जहाँ से डॉटेड बना रहा हूँ वो वाला पाथ कैसा है? कंप्लीटेड है. ये वाला पाथ देख सकते हो आप, दिस पाथ इज द कंप्लीट पाथ है. सिमिलरली यहाँ से जो करंट आ रही है इसका कुछ हिस्सा इधर भी तो जाएगा. बिल्कुल इधर भी तो जाएगा. तो भाई आप देख सकते हो. इसका मतलब क्या यार, यहाँ से अगर सर्किट देखा जाए, यहाँ तो मैंने सप्लाई तो कनेक्ट किया ही होगा. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे जो भी कुछ करंट आ रही है वो करंट कैसा होगा? वो करंट जो होगा बहुत ही कम होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नो लोड करंट बोलते हैं. उसको अपन क्या बोलते हैं? नो लोड करंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि नो लोड पे जो करंट आएगी सप्लाई साइड से दैट विल बी द नो लोड करंट. और नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? उसका एक होगा कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड दिस विल बी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. बिल्कुल सही है. तो इस कंडीशन में जो सप्लाई से जो करंट आएगी उसको तुम क्या बोलते हो? नो लोड करंट I नॉट. उसको क्या बोलते हो आप? नो लोड करंट I नॉट. नो लोड करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्साइटिंग करंट IE. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? It is also called as exciting current IE. And this current is going to flow in two different components of impedances. This one is the resistive component, this one is the reactive component. इधर जो करंट जाएगा this will be IM और इधर जो component करंट जाएगा this will be IC. यहाँ से इतनी करंट आ रही है कि
मैंने जब आपको ओपन सर्किट टेस्ट समझाया था तब मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ द नो लोड करंट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, इट इज गोइंग टू बी 3 मैं बोला था 8 से 10% के बीच में होता है, मतलब सॉरी वो वोल्टेज होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। जो नो लोड करंट का वैल्यू होता है इट इज 3 to 5% ऑफ रेटेड करंट। कितना होता है? 3 to 5% ऑफ रेटेड करंट। इसका मतलब बहुत ही कम करंट आती है नो लोड कंडीशन पे। जो बहुत ही कम करंट आती है ना, उस करंट का देखिए, उस करंट की वजह से जो ड्रॉप आएगा ना कितना आएगा, यहाँ से बहुत ही कम करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा कैसे आएगा, बहुत कम आएगा। ड्रॉप जो आएगा कैसा होगा, बहुत कम आएगा, छोटा सा ड्रॉप आएगा। सिमिलर अगर यहाँ पे बहुत छोटा सा आ रहा है, सिमिलरली और रिएक्टेंस के वाले तो बहुत ही छोटे हैं, उसमें करंट भी बहुत छोटा है, तो उसका जो टोटल जो प्रोडक्ट आएगा बहुत ही छोटा आएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा डेट ड्रॉप, और इसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप, दोनों वोल्टेजेस का ड्रॉप इतना छोटा है कि मैं कह सकता हूं कि दैट इज नेग्लिजिबल। व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट इट इज अ नेग्लिजिबल। अगर मैं उसको नेग्लिजिबल बोल दूं तो मुझे एक बात बोलिए, यहां पे जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज होगा VIT, चाहे तो मैं उसको V1 भी बोल सकता हूं, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी टर्मिनल का वोल्टेज है, वोल्टेज एट द प्राइमरी टर्मिनल, दिस इज द वोल्टेज, V2 इज द वोल्टेज एट द सेकेंडरी टर्मिनल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ड्रॉप आ रहा है, छोटा सा, इसके लिए कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसमें करंट भी बहुत छोटी सी आ रही है, मतलब बहुत कम लिटिल एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, उसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा, ड्रॉप भी also बहुत छोटा सा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज आल्सो नेग्लिजिबल। अगर मैं इन दोनों को नेग्लिजिबल कर दूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल, क्योंकि यार इनके ड्रॉप को मैं निग्लेक्ट कर दे रहा हूं, इसकी वजह से तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगी वो क्या होगी, मेरे सप्लाई वोल्टेज की इक्विवेलेंट होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी? सप्लाई वोल्टेज की इक्विवेलेंट होगी। अगर ये वाली वोल्टेज मेरे सप्लाई वोल्टेज की इक्विवेलेंट होगी तो ए वोल्टेज और ए वोल्टेज दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक शॉर्टेड लाइन है नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वही वोल्टेज ये है, और ये वोल्टेज कौन से? दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी। इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी, एक्सक्यूज मी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? प्राइमरी वोल्टेज के इक्विवेलेंट आ रहा है। किसके इक्विवेलेंट आ रहा है भाई? वो प्राइमरी वोल्टेज के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं? V1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E1। V1 is going to be equals to what? E1। और ये क्यों आ रहा है? वो इसके लिए आ रहा है क्योंकि प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट का वैल्यू कितना, बहुत ही छोटा सा है। उसकी वजह से जो ड्रॉप आ रहा है, तो ड्रॉप को मैं निग्लेक्ट कर दिया, और ड्रॉप को निग्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा ना, E1 एंड V1 दिस बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है? बार बार इसके लिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें गलती, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं उसमें कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या यहां से क्या क्या पता चला? प्राइमरी से पता चला V1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E1। सेकेंडरी से एक बात पता चली कि E2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? V2 एट नो लोड, चाहे तो मैं लिख देता हूं एट नो लोड। उसका एनालिसिस अपना भी कर रहे हैं। एट नो लोड V1 इज इक्वल्स टू E1 एंड E2 इज इक्वल्स टू व्हाट? V2। अपन को एक बात पता है, क्या पता है? E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। ये पता है अपन को, बिल्कुल सही है। यहां से क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूं कि E2 is equals to N2 upon N1 into what? E1 into what? E1 ऐसा लिख सकता हूं। और E1 का वैल्यू क्या है? V1 के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको लिख दूं E2 is equals to N1, sorry this will be N2 upon N1 multiply by what? V1। तो आपको यहाँ से एक बात पता चले, यहाँ से क्या पता चला? एक बात पता चली। अब इसका जो एनालिसिस करना होगा, इसके एनालिसिस के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी पैरामीटर्स है मेरे पास प्राइमरी के सारे पैरामीटर में किसको और ट्रांसफर कर लूंगा? सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर कर लूंगा। किसकी ओर ट्रांसफर कर लूंगा? सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर कर लूंगा, सो दैट कैलकुलेशन मेरा बहुत आसान हो जाए, सो दैट व्हाट? कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? तो देखिए मैं क्या करूंगा अभी, उसको अगर मैं यहाँ पे इस साइड के लिए अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, और मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं जो कंसिडर करूंगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे के सारे पैरामीटर जब मैं उसको इस साइड के लिए ट्रांसफर करूंगा, इसमें मैं एक एब्जम्पशन लेके चलूंगा कि मैं फिलहाल के लिए ये जो मेरे पास कोर है, कोर को मैं निग्लेक्ट करके चलूंगा। ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे पैरामीटर्स में प्राइमरी की ओर ट्रांसफर कर रहा हूँ, सॉरी सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखिए जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा सेकेंडरी की ओर, ठीक है, देखिए मेरे पास ये पैरामीटर आ रहे हैं, ये ओपन सर्किटेड है, ये भी ओपन है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ईएमएफ आता है कौन सा होता है? E2 होता है। ठीक है, और
यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर विल बी सप्लाई वोल्टेज, क्या था सप्लाई वोल्टेज V1। अब V1 का वैल्यू क्या होगा भाई, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा सेकेंडरी की ओर, और इंड्यूस ईएमएफ को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब जब मैं उसको वोल्टेज सोर्स को जब मैं सेकेंडरी साइड के लिए ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, जिस साइड के लिए जाना उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड के नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं उसको यहाँ से जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो इसका जो वैल्यू बन जाएगा V1 का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक तो आप उसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ E2 मैं लिखना चाहता हूं उसको, अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ E2 अगर लिखना चाहूंगा तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, N2/N1 टाइम्स ऑफ V1, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, अपन तो उसके पहले पढ़े भी है इसको। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, N2/N1 क्या हो जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस R1, इसका वैल्यू जब मैं उसको प्राइमरी की ओर ट्रांसफर करूंगा, सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास व्हाट, मैं डायरेक्टली उसको यहीं पे बोल देता हूँ R1 चाहे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ X1 को, दिस विल आल्सो बिकम X2, X1 का तो N2/N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X1, ये JX1 होगा, दिस इज R2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज JX2, दिस इज व्हाट, दिस इज JX2, ठीक है। अब मैं जो बोला था, अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद आ रहा तो मैं क्या बोला था, मैं उसमें ये बोला था कि जब प्राइमरी कंडीशन, जब मैं नो लोड कंडीशन की बात कर रहा था, ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहा था, उस वक्त क्या था ना, उस वक्त मेरे पास सेकेंडरी में करंट जीरो था, ये यहाँ पे करंट जीरो, इसका मतलब यहाँ पे करंट जीरो और यहाँ पे जो करंट जीरो है, और मैं बोला था कि नो लोड कंडीशन है तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा, तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से देखिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे जो करंट फ्लो रही थी उस करंट की वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा था उस ड्रॉप को मैं निगलेक्ट कर दिया, ये वाली वोल्टेज यहाँ पे बन गई, और ये वाली वोल्टेज यहाँ पे जो बन गई थी, मतलब ये वाली वोल्टेज किसकी इक्विवेलेंट थी, E1 की इक्विवेलेंट थी, और E1 किसकी इक्विवेलेंट बन गया था, E1 और V1 दोनों तो सेम थे क्योंकि ड्रॉप निगलेक्ट था। और सिमिलरली जब मैं E1 और E2 के बीच में जब लिखता हूँ रिलेशन, तो E1 और E2 के बीच में रिलेशन से मुझे ये वाला एक एक्सप्रेशन मिल गया, उस एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि E2 और V1 के वैल्यूज कैसे, E2 और V1 के वैल्यू कहाँ से रिलेटेड है, ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारी की सारी चीजें मैंने सेकेंडरी को ट्रांसफर कर ली, और ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास फिलहाल ए सर्किट बना, क्या बना, एक सर्किट बना है, समझ में आ रही बात। और देखिए अगर आप थोड़ा इस चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो तो यहां से एक बात आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी कि जब मैं नो लोड कंडीशन ऑफ करंट की बात कर रहा था, तो नो लोड कंडीशन ऑफ करंट में ये नो लोड कंडीशन ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसका टर्मिनल वोल्टेज मान लेता हूँ, दिस इज V2। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एक बात पता चलेगी, V2 इसमें करंट जीरो थे, V2 और E2 दोनों कैसे है, सेम है, V2 और E2 दोनों कैसे सेम है। इसमें एक बात मैंने नहीं दिखाई, क्या नहीं दिखाया मैंने, कोर नहीं दिखाया, क्या दिखाया नहीं है, कोर नहीं दिखाया। कोर इसके लिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे जो मैं उसके आगे का एनालिसिस करूंगा लोडेड कंडीशन का, उस पर्टिकुलर लोडेड कंडीशन में जो आपको देखने के लिए मिलेगा उस टाइम पे क्या मिलेगा, ये वाला कोर को ना निगलेक्ट करके चलेंगे, इसके लिए मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाया। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे मैं जो दिखाया उसमें एक कोर इसके लिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके पहले मैं कोर का रोल कहाँ पे आने वाला है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आ रही थी उस करंट की वजह से ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों वोल्टेजेस सेम होने वाले, ऐसा सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चली आपको कि नो लोड कंडीशन पे E2 और V2 दोनों कैसे सेम है, E2 एंड V2 दिस बोथ आर व्हाट, सेम है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, जो कंडीशन होगा अपन के पास फुल लोड कंडीशन या लोडेड कंडीशन। कौन सा कंडीशन होगा, फुल लोड कंडीशन या लोडेड कंडीशन जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन फुल लोड कंडीशन की, ठीक है, या कोई भी एक लोड लगाया होगा उस लोड कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने लिखा था उसमें नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, नो लोड वोल्टेज। मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपन बात करते हो तो क्या बोलते हैं, उसको फुल लोड वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें लिखा होना चाहिए कि वोल्टेज एट, मतलब किसी भी लोड वोल्टेज भी बोला ना तो बहुत करेक्ट मेरे हिसाब से बनेगा, क्योंकि लोड कोई भी कनेक्ट किया तो वहां पे टर्मिनल के अक्रॉस में तो वही वोल्टेज आएगी ना, और दैट नो लोड वोल्टेज माइनस वो लोड की वोल्टेज, लोड के अक्रॉस की वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, नो लोड वोल्टेज। मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल भी उसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, दैट इज दी लोडेड कंडीशन, और यू कैन कॉल इट एज अ फुल लोड कंडीशन, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अभी केस 2 के बारे में, लोडेड कंडीशन के बारे में। तो मैंने देखिए केस 2 लिखा है, लोडेड कंडीशन। अब लोडेड कंडीशन इसका मतलब क्या, लोड कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे लोड, इसके पहले जो था नो लोड था तो लोड ओपन सर्किटेड था, मतलब क्या वाइंडिंग के अक्रॉस कोई लोड नहीं था। अब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, लोड जैसे में मैंने कनेक्ट कर दिया
और अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे सप्लाई दे रखा है तो इसका मतलब क्या है ना कि जैसे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया तो लोड में से क्या फ्लो होना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। करंट I2 विल बी इक्वल्स टू लोड करंट IL, करंट I2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लोड करंट IL। और यहाँ से क्या होगा ना, लोड में से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। जैसे भी लोड में से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा तो लोड का करंट तो भाई थोड़ा अच्छा खासा ज्यादा होता है डेफिनेटली, तो लोड का जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अच्छा ही होता है, मतलब थोड़ा बड़ी अमाउंट होती है लोड के करंट की। तो अगर यहाँ से जो लोड में से जो करंट आ रही है उस करंट का वैल्यू जो है I2 है, ये करंट जब इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होगी, रेजिस्टर R2 से फ्लो होगी, रिएक्टेंस सॉरी लीकेज रिएक्टेंस जो होगा X2 से फ्लो होगी, तो इस रेजिस्टर के करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप आएगा दैट ड्रॉप विल बी नथिंग बट I2R2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लीकेज रिएक्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप आएगा दैट विल बी I2X2, दैट विल बी व्हाट, I2X2। तो जो I2R2 जो है और जो I2X2 जो है, इनके वैल्यूज थोड़े ठीक ठाक होंगे कि जिनको अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, उनके वैल्यूज थोड़े ठीक ठाक होंगे कि उसमें थोड़ा उसका कुछ तो जो ड्रॉप है उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते क्योंकि उसका वैल्यू थोड़ा ठीक होगा, मतलब थोड़ा मैं कह सकता हूं कि नेग्लिजिबल नहीं कह सकते आप उसको। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, जो वोल्टेज यहाँ पे थी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो थी, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू और यहाँ पे जो लोड वोल्टेज होगी, लोड वोल्टेज का वैल्यू V2, E2 और V2 दिस बोथ विल नॉट एट ऑल बी इक्वल, दिस बोथ विल नॉट बी इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द ड्रॉप विच इज ऑकरिंग इन द वाइंडिंग in these two resistor and leakage reactance, in these two components, it is not a negligible component or it is not a negligible drop, so that you can consider E2 and V2 both are equal, because the magnitude of the current in this loaded condition is larger, because of which the drop is also larger as compared to the no load condition drop, as compared to the previous drop of the no load condition। समझ में आ रही बात। तो इससे एक बात पता चलेगी कि अगर अपन को V2 का वैल्यू चाहिए तो V2 का वैल्यू कैसे पता चलेगा। V2 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे KVL इक्वेशन KVL अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे भी आप यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे तो आपके पास जो ये आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा V2 का, उसका वैल्यू आएगा E2 माइनस I2R2 माइनस J I2X2 is going to be equals to V2, is going to be equals to what, V2, and this is the voltage expression across the load. This is the what, voltage expression across the load, and the value of V2 in the second case is going to be somewhat larger or smaller, because why, because in the first case of the no load condition the value of E2 and V2 दोनों कैसे थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं, क्योंकि लोड में से करंट फ्लो रही, लोड की करंट का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, उसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नो लोड कंडीशन ड्रॉप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए E2 और V2 इन दोनों के बीच में जो वैल्यू, जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन। दैट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन। वो जो डिफरेंस है किसका है, वोल्टेज का है, किसका है, वोल्टेज का है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि भाई जो नो लोड कंडीशन पे जो वोल्टेज आ रहा है तो वो वोल्टेज, और जो लोडेड कंडीशन पे जो वोल्टेज आ रहा है, किसके अक्रॉस का वोल्टेज, लोड के अक्रॉस के वोल्टेज, दोनों वोल्टेजेस के बीच में कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, दोनों वोल्टेजेस के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ थोड़ा उसको अच्छे से समझिए। सपोज अगर ये लोड रेटेड लोड है तो लोडिंग कितनी होगी, रेटेड लोड पे जो रेटिंग आती है, रेटेड जो लोड होता है, रेटेड लोड, या कह सकते हैं कि फुल लोड, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो लोडिंग का वैल्यू आता है x का, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। अगर रेटेड लोड नहीं है, एनी लोड है, कुछ भी लोड है, अपन को पता नहीं है, लेकिन मतलब कि रेटेड नहीं है लेकिन फुल लोड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो लोडिंग आएगी वो क्या होगी, x विल बी इक्वल्स टू लोड का करंट डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड करंट, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड करंट। लोड का करंट विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड करंट, द रेशियो ऑफ लोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड करंट इज डिफाइंड एज ए लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, इज डिफाइंड एज व्हाट, लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मैं आपको ये इसके लिए समझाया क्योंकि इसका आपको आगे यूज होने वाला है। और ये अगर आपके ये वाले कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको आगे जो मैं सॉल्व करके दूंगा उसमें बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैंने क्या कहते हैं, इसके पहले जो नो लोड कंडीशन समझाया था उसमें मैंने जैसे मैंने पहले आपको ये समझाया तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको ये भी समझाया था कि मैंने क्या किया था, सारे के सारे पैरामीटर के सेकेंडरी की ओर मैंने क्या कर लेते, ट्रांसफर कर लेते, सारे के सारे पैरामीटर मैंने क्या कहते, सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर कर लेते। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा था मैंने, अभी इस लोड में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू द लोड। जैसे मैंने बोला कि इसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या फ्लो होना शुरू कर देगा,
दिस विल बी I1 डैश, दिस विल बी व्हाट I1 डैश, बिकॉज अगर यहाँ पे करंट है तो ऑब्वियस इस करंट को तो सप्लाई कौन करेगा, यही वाली वाइंडिंग करेगी, क्योंकि इसी वाइंडिंग का इंडक्शन अपन ने सेकेंडरी वाइंडिंग पे लिया, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट होगा, दिस करंट विल बी व्हाट, दिस विल बी नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस विल बी व्हाट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका वैल्यू, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, लोड के करंट के कंपैरिजन में। अगर लोड के करंट का लोड का करंट अगर ज्यादा है तो ये वाला करंट जो I1 होगा उसको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, और इसकी नो लोड करंट I0 और I1 डैश इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू इतना छोटा होता है, उसको अपन निग्लेक्ट भी करें ना तो भी चल जाएगा, निग्लेक्ट भी किया तो भी चल जाएगा। इसके लिए मैंने जो इसके पहले जो सर्किट निकाला था, जो मतलब पैरामीटर्स रेफर टू सेकेंडरी की ओर, उस टाइम पे मैंने इसको नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं बोला था क्योंकि जब मैं आगे एनालिसिस करूंगा उस टाइम पे मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं अभी जो एनालिसिस कर रहा हूँ लोडेड कंडीशन पर मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कंसिडर मैं उसको नहीं करूंगा। आप सोचना और देखना मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको सोचना है इसके लिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे भी पता चला। अब मुझे एक बात पता चला कि I1 डैश जो आ रहा है, ये I1 डैश के बारे में अगर देखा जाए तो भाई ये I1 डैश कहाँ से आ रहा होगा सर, ये तो यही से आ रहा होगा, क्योंकि सप्लाई तो यही से है, बिल्कुल सही है, यहाँ से आ रहा होगा I1 डैश। अगर I1 डैश यहाँ से आ रहा है इसका मतलब क्या सर, तो R1 में और X1 में से भी अगर ये फ्लो होके जा रहा है तो इसका मतलब क्या, R1 और X1 दोनों में ड्रॉप हो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। R1 में भी हो रहा है, X1 में भी हो रहा है, तो इसका मतलब सर जो यहाँ पे जो प्राइमरी की जो सप्लाई वोल्टेज होगी, वो सप्लाई वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द व्हाट, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, इसका भी वैल्यू कैसा होगा, इसका भी वैल्यू जो इसके पहले था कि V1 इज इक्वल्स टू V1 था, अभी ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बन सकता। इसके लिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप आ रहा है किसके अक्रॉस में, बाइंडिंग के अक्रॉस, और ड्रॉप का वैल्यू भी इतना ज्यादा है कि उसको आप इस केस में भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे सेकेंडरी के केस में निग्लेक्ट नहीं किया वैसे आप प्राइमरी के केस में निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए नहीं निग्लेक्ट कर सकते क्योंकि प्राइमरी का करंट भी इस टाइम पे बढ़ गया है, प्राइमरी का करंट भी इस टाइम पे क्या हो गया, बढ़ गया। और ट्रांसफार्मर एक्शन किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। अगर यहाँ के करंट बढ़ रहे तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी चेंज होना पड़ेगा, सो एज टू बैलेंस, सो एज टू व्हाट, बैलेंस। समझ में आ रही बात? तो ये वाली जो बातें होती है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर बात करूं तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा E1, दिस विल बी V1 माइनस I1 R1 माइनस J times of I1 X1 minus what, J times of I1 X1, and this is nothing but the value of primary induced EMF. This is nothing but the value of what, primary induced EMF. और यहाँ से इसके पहले जो देखा था तुमने, क्या देखा था, इसके पहले तो ये देखा था ना नो लोड कंडीशन में कि E1 is equals to V1, ऐसा देखा था। लेकिन फिलहाल तो दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये वाला ड्रॉप क्या है ना, ये वाला ड्रॉप जो ना, दिस ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF lesser than प्राइमरी वोल्टेज। ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि लोड कनेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से लोड का करंट बढ़ गया, तो लोड के करंट क्योंकि लोड की डिमांड ही ज्यादा होगी, वो करंट बढ़ने की वजह से प्राइमरी के करंट बढ़ेगा, प्राइमरी के करंट बढ़ने की वजह से जो ड्रॉप होगा, अभी जो ड्रॉप आएगा उसको तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उस ड्रॉप की वजह से सब कुछ हो रहा है। दैट ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, द ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन। अब आपको एक बात पता चल गई, अभी जो ड्रॉप आ रहा है वो ना कि सिर्फ प्राइमरी में आ रहा है बल्कि सेकेंडरी में भी आ रहा है। तो किसमें किसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या, जब अपन वोल्टेज रेगुलेशन स्टडी करेंगे तो दोनों के ड्रॉप को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों के ड्रॉप को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं दोनों को कंसीडर कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों के ड्रॉप को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे पैरामीटर जो होंगे प्राइमरी को मैं क्या करूंगा, उनको सेकेंडरी के लिए ट्रांसफर कर दूंगा। सारे के सारे पैरामीटर मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी के लिए ट्रांसफर कर दूंगा। किसकी ओर ट्रांसफर कर दूंगा, सेकेंडरी की ओर। तो जब मैं उसको सेकेंडरी के लिए जब ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो सर्किट किस तरीके से बनेगा, उस सर्किट के बारे में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सर्किट लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो सर्किट है मेरे पास, दिस इज लोडेड कंडीशन का, व्हेन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ प्राइमरी आर रेफर टू द सेकेंडरी, दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आर रेफर टू द सेकेंडरी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पैरामीटर्स लिखे अभी। ठीक है, मेरा हाथ को लग गया है, इसकी वजह से मैं पहले सर्किट निकाल के रखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको अदरवाइज। ठीक है, ये मेरे पास लोड है। अब अगर मैं इसका अगर सपोज यहाँ पे, और मैंने बोला था आपको इसके पहले जो लिख के बताया था मैंने कि A2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ V1, ऐसा मैं बताया था। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैं निकाला था, सॉरी
जब मैं आपको नो लोड कंडीशन बताया था, इसमें जो नो लोड कंडीशन पे जो E1 इक्वल्स टू E2 वाला बताया था, उसमें मैंने ट्रांसफर करके भी बताया, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बनाया एक्चुअली। आप में से कुछ लोग सोचेंगे तो सर ये E2 और E2 ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? अभी ये E2 नहीं रहा, ये चेंज हो गया है। सर कैसे चेंज हो गया, कुछ भी बता रहे हो आप तो। अरे भाई चेंज कैसे हो, देखा ना, मैं बताता हूँ ना आपको E2 चेंज कैसे हुआ। आप यहाँ पे क्या लिखे हो, फिर ये क्या लिखे हो, E2 का वैल्यू कैसे आएगा? E2 का वैल्यू देखिए, ठीक है ना, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। E2 का वैल्यू क्या होगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, सो द वैल्यू ऑफ E2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, E1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, E1, ऐसा बन गया। अब सर ये जो E2 है, इसमें तो ये E1 कहाँ से आएगा बेटा, E1 है ना, यहाँ से आएगा। और E1 की बात करें ना, E1 कैसे अभी कम होगा, E1 भी कम होगा, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या था, E1 इज इक्वल टू V1 था, अब E1 भी कम होगा। E1 कम होगा, इसकी वजह से कौन कम होगा, E2 कम होगा। E2 क्यों कम होगा, E2 क्योंकि E1 कम हो गया ना, क्योंकि इसके पहले तो तुम दोनों सेम लिखे थे। इसके पहले क्या था, E1 एंड V1 दोनों सेम, तो उसकी वजह से क्या आ रहा था, E2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 आ रहा था, E1 आ रहा था। अभी E1, लेकिन वहां पे E1 और V1 दोनों सेम थे, यहाँ पे E1 और V1 दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट करने से जो ड्रॉप आ रहा है ना, ड्रॉप को आपको अभी कंसिडर करना पड़ेगा। किसको कंसिडर करना पड़ेगा, ड्रॉप को अभी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप को कंसिडर करोगे ना, तो यहाँ पे जो E2 आ रहा है ना, ये E2 ही आ रहा है, लेकिन ये जो E2 का वैल्यू ना कम हो गया है। E2 का वैल्यू कैसा होगा, कम हो गया है। कैसे होगा, कम हो गया है। तो यहाँ से इसका मतलब सर यहाँ पे जो V1 है, V1 माइनस I1 R1 माइनस J टाइम्स ऑफ I1 X1 ऐसा आ रहा है। तो E1 जो है ना, ये E1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये E1 का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये E1 का मैग्नीट्यूड जो E2 को दिखने वाला है, ये मैग्नीट्यूड आएगा E2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 आने वाला है। और ये अगर थोड़ा अच्छे से देखें ना, तो इसमें कुछ भी नहीं यार, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जो E2 होगा ना, मैं इसको E2 डैश बोल देता हूँ, चाहे तो क्या बोल देता हूँ, मैं इसको E2 डैश बोल देता हूँ। और देखिए ना, अगर मैं यहाँ से अच्छे से देखूँ उसको, अगर मैं उसको अच्छे से देखूँ, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये यहाँ पे जो आने वाला है ना, यहाँ पे जो आने वाला है ना, ये जो भी कुछ आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 है। ये क्या, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 है। इतना समझ में आ रहा है? मुझे लगता है अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिए होंगे, आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को पकड़ लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, ये क्या है, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ V1 माइनस दिस ड्रॉप माइनस दिस वन, और ये क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट व्हाट, E1 तो है, मतलब ये जो सब कुछ जो आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 है। क्या है, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ E1 है। आई होप कि शायद आपको क्लियर हुआ होगा। ये बस मैंने क्या किया, पैरामीटर्स को मैंने क्या किया, सेकेंडरी की ओर ट्रांसफर किया, और कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके आगे एनालिसिस करता हूँ, सारे इक्वेशन लिखता हूँ, और अपन फाइनल निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा, उसको अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो N2 अपॉन N1 का जो फॉर्मूला होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E2, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E2। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपने इसको E2 कैसे बोल दिया, क्योंकि अभी तो E2 कैसे बनेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे। अब मुझे एक बात बोलिए, मैंने आपको क्या लिख के दिया था, मैंने क्या लिख के दिया था आपको, मैंने लिख के दिया था कि E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ व्हाट, E1, दिस मैंने टाइम्स ऑफ व्हाट, E1। और E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू तो भाई ये है, तो इसमें पुट कर दो, फिर उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, ये N2 होगा, दिस इज N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ व्हाट, V1 माइनस, जब मैं I1 को जब रेफर करके लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, वो कुछ नहीं भाई, N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 माइनस J इंटू माइनस व्हाट, J इंटू, अब मैं सिर्फ पैरामीटर्स की रेफर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस विल बिकम N2 N1, सॉरी ठीक है, वोल्टेज भी लिख सके तो आप चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वोल्टेज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, तो बस वोल्टेज उसको मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करेगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करने वाला। सो दिस विल बी I1 टाइम्स ऑफ व्हाट, X1, दिस विल बी व्हाट, I1 टाइम्स ऑफ X1। इसका मतलब क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस को क्या किया है, वोल्टेजेस को मैंने क्या किया, आई हैव रेफर्ड वोल्टेजेस टुवर्ड्स व्हाट, सेकेंडरी,
टूवर्ड्स व्हाट सेकेंडरी। जब मैं वोल्टेजेस को रेफर करने की बात करता हूं तो क्या करूंगा, N2/N1 से करूंगा, और बस मैंने क्या किया ना, E1 का वैल्यू पुट किया है, और I1 R1 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस। दिस इज आल्सो वोल्टेज, दिस इज आल्सो वोल्टेज, दिस इज आल्सो वोल्टेज, एंड दीस वोल्टेजेस आर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू व्हाट, सेकेंडरी, प्राइमरी टू व्हाट, सेकेंडरी। अब मैंने जो बोला था इसमें क्या बोला मैंने, इसमें क्या बोला, वो जो सर्किट देखोगे मैंने बोला था कि N2/N1 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल्स टू E2 मैंने बोला। एक्चुअली जो E2 होगा ना, E2 क्या होगा, E2 विल बी इक्वल्स टू, ये टोटल जो आएगा ना, दिस टोटल इज E2, दिस टोटल इज व्हाट, E2 है, ये क्या है, टोटल E2 है। अब जब मैं उसका एनालिसिस करूंगा तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, उसको जो मेरे पास सप्लाई में जो E2 आने वाला होगा, मतलब जो E2 आएगा एक्चुअली मेरे पास, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो ड्रॉप्स होंगे ना, दोनों के ड्रॉप्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे जो आएगा वो E2 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे जो आएगा वो E2 नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो होगा ना E2 डैश होगा, भी E2 डैश होगा। क्यों E2 डैश होगा, क्योंकि इसके पहले जो E2 किसको बोल रहा हूँ मैं, इसको अगर मैं इसको E2 बोल रहा हूँ तो उसमें तो E2 का वोल्टेज देखिए कितना, E2 का वोल्टेज कम हो गया होगा, कैसे कम हो गया होगा, अरे भाई जब मैं इसको पहले नॉर्मल कंडीशन में, तो इसके पहले ऐसे लिख के चला था, अब वोल्टेज E1 इटसेल्फ कम हो चुका है, तो यार ऑब्वियस है ना कि ये इस ड्रॉप की वजह से अगर E1 कम हो गया तो ऑब्वियस E2 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो E2 जो इसके पहले नो लोड कंडीशन पे था वो नहीं रहा, अभी तो उसको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको इसके लिए मैं इसको E2 डैश बोल दिया। और E1 भी क्या बनेगा, E1 भी V1 की तरह ना बनेगा, दिस विल आल्सो चेंज। ये क्यों चेंज होगा, V1 और E1 दोनों सेम थे एट नो लोड कंडीशन पे, एट नो लोड कंडीशन पे दोनों सेम थे, लेकिन ये क्या होगा अभी, V1 माइनस समथिंग, इसके लिए वो E1 बना, इसके लिए वो क्या बना, E1 बना। तो उसमें क्या ना, ड्रॉप आने की वजह से वो क्या होगा, कम होगा, ड्रॉप आने की वजह से क्या होगा, कम होगा। अब मैं जब उस पूरे का जब एनालिसिस करूंगा, जब मैं इस पूरे का एनालिसिस करूंगा तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा, उस सर्किट में डायरेक्टली मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, देखिए मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, मैं उसको R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, R इक्विवेलेंट। दिस R इक्विवेलेंट इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू R2 प्लस N2/N1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, X इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू X2 प्लस N2/N1 टाइम्स इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, X1, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट प्लस J टाइम्स ऑफ X इक्विवेलेंट प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ X इक्विवेलेंट। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी मेरे पास, क्योंकि मैंने तो सेकेंडरी की ओर ही उनको रेफर किया, तो सेकेंडरी में तो करंट तो I2 फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा भाई, I2 फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगी इसकी वजह से ड्रॉप आएगा, दैट ड्रॉप विल बी I टाइम्स ऑफ Z इक्विवेलेंट, दिस विल बी I2 multiply by R equivalent plus I2 times of what, J times of I2 X equivalent, J times of what, I2 X equivalent। समझ में आ रही बात। दिस ड्रॉप इज एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द ओवरऑल ड्रॉप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, दिस ओवरऑल ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अगर मैं पूरा का पूरा, ये तो सिर्फ ड्रॉप मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर उसको यहाँ से KVL अप्लाई करूं तो मेरे पास जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज देखिए किस तरीके से आएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज आएगा V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I टाइम्स ऑफ I2 Z इक्विवेलेंट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I2 माइनस I2 Z इक्विवेलेंट, मतलब ये बन जाएगा I2 R इक्विवेलेंट माइनस J टाइम्स ऑफ I2 X इक्विवेलेंट माइनस व्हाट, J टाइम्स ऑफ व्हाट, I2 X इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात। और दिस विल बिकम व्हाट, V2, दिस विल बिकम व्हाट, V2। एक बात थोड़ी अच्छे से अगर देखा जाए तो यहाँ से तो मैं उसका तो वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वोल्टेज का तो फॉर्मूला लिख ही दिया, टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी। इसके पहले नो लोड पे देखिए क्या आ रहा था, V2 और E2 नो लोड पे कैसे आ रहे थे, सेम आ रहे थे। V2 और E2 नो लोड पे कैसे आ रहे थे, सेम आ रहे थे। ये नो लोड पे सेम आ रहे थे, लेकिन लोडेड कंडीशन पे V2 और E2, मतलब सॉरी, ये जो पूरा का पूरा ड्रॉप है ना, ये दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ V2। नो लोड कंडीशन पे दोनों सेम थे, लेकिन अभी दोनों सेम नहीं है, E2 में से कुछ तो माइनस हो गया और वो आया V2 का वैल्यू। इसका मतलब क्या, लोडेड कंडीशन पे ये जो ड्रॉप है ना, दिस एंटायर ड्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट द सेकेंडरी टर्मिनल, एट द व्हाट, सेकेंडरी टर्मिनल। समझ में आ रही बात। तो ये अगर अपन को समझ में आया होगा तो अब अपन आगे उसका फेजर डायग्राम निकालते हैं, वहां से उसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। किसके फॉर्मूले को, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, अब अपन उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।